हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे। एक राजा, उसके 7 पुत्र और एक बंदरिया की कहानी। बहुत समय पहले अवंतिकापुर नगरी में एक राजा था जिसके 7 पुत्र थे। वे सबके सब बहुत बहादुर और सुंदर और चतुर थे। वृद्ध राजा सबको बराबर प्यार करता था और राजकुमार एक सी पोशाक पहनते थे तथा उन सबको समान पैसे खर्च करने को मिलते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्हें अलग अलग महल दिए गए, लेकिन महल सब एक जैसे बनवाए गए थे और उनकी सजावट एक जैसी की गई थी। अगर आप एक महल को देख लेंगे तो समझो सारे महल को देख लिया। जब राजकुमारों की विवाह योग्य उम्र हुई तो राजा ने एक समान सुंदरता और प्रतिभा वाली 7 वधुएं खोजने के लिए सारे देश में अपने राजदूत भेजे। राजा के संदेशवाहकों ने हर जगह की यात्रा की, कई राजकुमारियां देखी, लेकिन 7 उपयुक्त वधुएं नहीं ढूंढ सके। वे लौटकर राजा के पास आए और अपनी विफलता के बारे में राजा को बताया। अब तो राजा इतना निराश और दुखी हो गया था कि उसके मंत्री ने सलाह की और एक फैसला लिया कि इस समस्या को हल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने कहा, महाराज, इतने मायूस ना हो। निश्चय ही आपके 7 पुत्रों जैसी गुणवान 7 वधुएं खोजना असंभव है। हमें किस्मत पर भरोसा करना चाहिए और फिर शायद हमें सही वधुएं मिल जाएं। मंत्री ने एक योजना के बारे में सोचा था और राजकुमारों को इसके लिए सहमत कर लिया था। उनको किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर ले जाया गया। वहां से पूरे शहर के साथ ही आसपास के ग्राम क्षेत्र भी दिखाई देते थे। राजकुमारों के सामने 7 धनुष और 7 तीर रखे गए थे और उनसे जिस दिशा में वे चाहें उस दिशा में तीर छोड़ने के लिए कहा गया। प्रत्येक राजकुमार ने उस लड़की से विवाह करने की सहमति दे दी थी जिसके घर पर उसका तीर जाके गिरेगा, चाहे वह किसी सेठ की लड़की हो, चाहे किसी राजा की लड़की या किसी किसान की लड़की हो। राजकुमारों ने धनुष उठाया और अलग अलग दिशा में तीर छोड़े। सबसे छोटे राजकुमार को छोड़कर सभी राजकुमारों के तीर प्रसिद्ध और अत्यंत प्रतिष्ठित परिवारों के घरों पर जाकर गिरे थे, लेकिन सबसे छोटे राजकुमार द्वारा छोड़ा गया तीर शहर की सीमा से बाहर चला गया था और दृष्टि से ओझल हो गया था। नौकर तीर की तलाश में सभी दिशाओं में दौड़ पड़े और एक लंबी खोज के बाद उसे एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ की शाखा में गड़ा हुआ पाया गया। उसके ऊपर एक बंदरिया बैठी थी। एक बंदरिया सबने देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, राजकुमार बंदरिया से शादी करेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने आके राजा को बताया। राजा को बहुत पछतावा हुआ जब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे राजकुमार के तीर ने ऐसा दुर्भाग्यशाली निशाना लगाया है। राजा और उसके मंत्रियों ने एक बैठक की और फैसला किया कि सबसे छोटे राजकुमार को तीर के लिए एक और अवसर दिया जाएगा, लेकिन हर किसी को चकित करते हुए राजकुमार ने दूसरा अवसर लेने से इनकार कर दिया। मैं शिकायत नहीं करता, उसने कहा। मेरे भाइयों को अच्छी और सुंदर पत्नियां मिली हैं और यह उनका सौभाग्य है, लेकिन मुझे वह कसम तोड़ने को मत कहो जो मैंने तीर चलाने से पहले ली थी। मैं जानता हूँ कि मैं बंदरिया से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं कर सकता इसलिए मैं किसी से विवाह नहीं करूँगा। इसके बजाय मैं बंदरिया को घर ले आऊँगा और एक पालतू की तरह उसकी देखभाल करूँगा। यह कहकर सबसे छोटा राजकुमार शहर के बाहर गया और बंदरिया को घर ले आया। 6 भाग्यशाली राजकुमारों के खूब धूमधाम से विवाह हुए। शहर में प्रकाश और आतिशबाजी से जश्न मनाया गया और सड़कों पर संगीत एवं नृत्य हुए। लोगों ने अपने घरों को आम और केलों के पत्ते से सजाया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था, सिवाय सबसे छोटे राजकुमार के घर के, जो बहुत अकेला और दुखी था। उसने अपनी बंदरिया के गले में हीरों के हार का एक पट्टा डाला था और उसे मखमल की गद्दी वाली एक कुर्सी पर बिठाया था। राजकुमार ने कहा, ऐ बंदरिया, आज इस खुशी के दिन तुम भी इतनी अकेली हो जितना मैं हूँ, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे ठहराव को खुशियों से भर दूंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? और उसने स्वादिष्ट आमों का एक टोकरा उसके सामने रख दिया तथा उसे उन्हें खाने के लिए राजी कर लिया। वह बंदरिया से बातें करने लगा और अधिकतर समय उसके साथ बिताने लगा। कुछ लोगों ने इसे मूर्ख या जिद्दी कहा, दूसरे सोचते थे कि वह थोड़ा सा पागल है। राजा ने अपने मंत्रियों और बेटों के साथ स्थिति पर चर्चा की और राजकुमार को फिर से होश में लाने और किसी उपयुक्त परिवार में उसका विवाह करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने का निर्णय किया। लेकिन
सबसे छोटे राजकुमार ने अपने पिता, भाइयों और मित्रों की सलाह व मनुहारों को सुनने से इनकार कर दिया। मैंने वचन दिया था, उसने उत्तर दिया, और मेरा वचन पहाड़ की तरह अटल है, यह कभी खंडित नहीं हो सकता। महीनों गुजर गए पर राजकुमार ने अपना मन नहीं बदला। इसकी बजाय ऐसा लगने लगा कि उसका बंदरिया के प्रति लगाव अधिक बढ़ गया था और उसे अक्सर महल के बागों में बंदरिया के साथ टहलते हुए देखा जाता था। अंत में राजा ने सातों राजकुमारों की एक बैठक बुलवाई और कहा, मेरे बेटों, मैंने तुम्हें जीवन में खुशी खुशी व्यवस्थित होते देखा है। यहाँ तक कि तुम भी मेरे सबसे छोटे बेटे अपनी अजीब साथी के साथ खुश दिखाई देते हो। एक पिता की खुशी अपने बेटे बेटियों की खुशी में होती है। इसलिए मैं अपनी बहुओं से मिलना चाहता हूँ और उनको उपहार देना चाहता हूँ। सबसे बड़े बेटे ने तुरंत अपने पिता को अपने घर भोजन पर निमंत्रित कर दिया और दूसरों ने भी निमंत्रण को दोहरा दिया। राजा ने सबसे छोटे बेटे का निमंत्रण सहित सबके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। स्वागत बहुत भव्य हुआ और राजा ने अपनी बहुओं को कीमती जवाहरात एवं महंगी पोशाकें उपहार में दी। अंत में राजा का स्वागत करने की सबसे छोटे बेटे की बारी थी। सबसे छोटा राजकुमार बहुत परेशान हुआ। वह उस घर में अपने पिता को कैसे आमंत्रित कर सकता था जिसमें वह एक बंदरिया के साथ रहता था। वह जानता था कि उसकी बंदरिया इलाके की अनेक बड़ी बड़ी महिलाओं से अधिक सौम्य और प्रिय है और वह इस बात पर दृढ़ था कि वह उसे छुपाएगा नहीं, जैसे वह कोई शर्मिंदा होने वाली चीज हो। बाग में उसके साथ टहलते हुए उसने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए मेरे दोस्त? काश परेशानी की घड़ी में मुझे आराम राहत देने के लिए तुम्हारे पास जुबान होती। मेरे सभी भाइयों ने मेरे पिता को अपने घर और अपनी पत्नियां दिखाई हैं। मैं जब तुम्हें उनके सामने प्रस्तुत करूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। जब भी राजकुमार ने उस बंदरिया से कुछ कहा था, बंदरिया हमेशा एक मुंह और सहानुभूतिपूर्ण उसकी ओर देखती रहती, लेकिन अब उसने देखा कि वह अपने पंजों से उसके लिए कोई संकेत कर रही थी। उस पर झुकते हुए राजकुमार ने देखा कि उसके हाथ में मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा था और वह उससे उसे लेने के लिए कह रही थी। राजकुमार ने उससे वह टूटा हुआ टुकड़ा ले लिया। उस पर सुंदर अक्षरों में हस्तलेख लिखा हुआ था, चिंता ना करें राजकुमार, उस स्थान पर जाएं जहां आपने मुझे पाया था। मिट्टी के बर्तन के इस टुकड़े को बरगद के पेड़ के खोखले तने में फेंक देना और किसी जवाब की प्रतीक्षा करना। राजकुमार पहले तो झिझका, लेकिन बाद में सोचा कि अपनी बंदरिया की बात मानने से उसकी समस्या और ज्यादा तो बिगड़ने वाली नहीं। इसलिए मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर वह शहर के बाहर गया और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह एक बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं और जड़ें बहुत दूरी तक फैली हुई थीं और उसके पत्ते छोटे छोटे कुंजों का निर्माण कर रहे थे। उसका तना हालांकि अंदर से खोखला था, लेकिन बहुत बड़ा और मोटा था। उसके पास जाकर राजकुमार ने मिट्टी के बर्तन का वह टुकड़ा पेड़ के खोखले तने में फेंक दिया और यह देखने के लिए इंतजार करने लगा कि क्या होता है। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही पलों के बाद हरे रंग की पोशाक पहने एक सुंदर लड़की तने से निकलकर बाहर आई और राजकुमार से अपने पीछे आने के लिए कहा। उसने राजकुमार को बताया कि उसकी राजकुमारी, परियों की रानी, उससे व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहती थी। राजकुमार पेड़ पर चढ़ा और खोखले तने में प्रवेश कर गया और थोड़ी देर अंधेरे में टटोल कर चलने के बाद अचानक वह आंखें चौंधिया देने वाले आश्चर्यजनक बाग में पहुंचा। इसके अंत में एक आकर्षक महल खड़ा हुआ था। ऊंचे ऊंचे सूरजमुखी के फूलों से बाग की सीमा बनी हुई थी। फूलों के बीच में एक मधुर सुगंध वाली जलधारा बह रही थी और जलधारा के तले में कंकरों की जगह माणिक, हीरे व नीलम थे। यहाँ तक कि इस दुनिया में फैला प्रकाश भी उसकी अपनी दुनिया से ज्यादा गर्म और मृदु था। उसे सोने की सीढ़ियों से चांदी के एक फुवारे के पीछे और इंद्रधनुषी शिपियों से बने महल के द्वारों से ले जाया गया। लेकिन जिस कमरे में उसे ले जाया गया था, उस कमरे का वैभव परियों की उस राजकुमारी के अतुल्य सौंदर्य के आगे फीका पड़ गया जो उसके सामने खड़ी थी। हाँ राजकुमार, आपका संदेश मैं जानती हूँ, उसने कहा। चिंतित ना हो, लेकिन घर जाएं और कल शाम को अपने पिता महाराज तथा अन्य शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारी करें। मेरे सेवक सब कुछ संभाल लेंगे। अगली सुबह जब राजकुमार अपने महल में जागा तो एक अद्भुत नज़ारा उसकी आंखों के सामने था।
उसका महल जैसे एक नए जीवन से भर गया था। उसके बाग आम, पपीता, अनार और आड़ू के फलदार पेड़ों से भरे हुए थे। राजकुमार ने जो देखा उससे वह हक्का बक्का रह गया और तब वह और भी ज्यादा चकित हुआ जब उसने अपने महल में प्रवेश किया और वहां भरपूर शोर व गतिविधियां पाईं। स्वादिष्ट भोजन से मेजें लदी हुई थीं। छतों से बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे। फूलों के हारों से पूरा महल महक रहा था। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और घोषणा की कि राजा अपने दरबारियों के साथ पधार रहे हैं। राजकुमार उनकी अगवानी के लिए लपका। वह उन्हें स्वागत कक्ष में ले आया जिसे सुंदर ढंग से सजाया गया था। वहां भोजन परोसा गया। उसके बाद हर किसी ने राजकुमार द्वारा चुनी गई साथी को देखने पर जोर दिया। हर किसी ने यह सोचा था कि इतने शानदार भोजन के बाद बंदरिया को देखना एक मजेदार मनोरंजन होगा। राजकुमार उनके अनुरोध को टाल नहीं सका और उदास मन से बंदरिया की तलाश में अपने कमरे में गया। उसे उस उपहास से डर लग रहा था जिसका उसे सामना करना था। वह जानता था कि यह उसकी अपनी कसम को ना तोड़ने की जिद का इलाज करने के प्रयासों का एक तरीका है। राजकुमार ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और प्रकाश की चौंध से लगभग अंधा ही हो गया था। कमरे के बीचों बीच सिंहासन पर वही राजकुमारी बैठी थी जिससे वह बरगद के पेड़ के अंदर मिला था। हाँ आइए राजकुमार, राजकुमारी ने कहा। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार अपने महल में देखा था तब से मैं आपके सिवाय कुछ भी नहीं सोच सकती हूँ। मैंने बंदरिया को दूर भेज दिया है और आपको अपने साथ विवाह करने की पेशकश करने आई हूँ। यह सुनकर कि उसकी पालतू बंदरिया चली गई है उसके आंसू फूट पड़े और उसने गुस्से से कहा, यह तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी सुंदरता मेरे मित्र की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगी। तब राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा सौंदर्य आपको प्रभावित नहीं करता है तो मेरे आभार के कारण मेरा हाथ थाम लीजिए। देखिए मैंने आपके पिताजी और भाइयों के लिए इस दावत को तैयार करने में कितना परिश्रम किया है। मेरे पति बन जाइए, दुनिया की सारी दौलत और खुशियां आपके कदमों में होंगी। राजकुमार बहुत क्रोधित था। मैंने इस सब के लिए तुमसे कभी नहीं कहा था और ना ही मैं यह जानता हूँ कि मुझे मेरी बंदरिया से दूर करने के पीछे क्या चाल है। उसे मेरे पास वापस लाओ, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। फिर राजकुमारी ने सिंहासन छोड़ दिया और राजकुमार का हाथ पकड़कर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उससे बोली, आप मुझ में अपनी मित्र और साथी को देखिए। मैंने आपके विश्वास और निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही बंदरिया का रूप रखा था। देखिए मेरी बंदरिया की खाल और वह हीरों का पट्टा जो आपने मेरे गले में डाला था उस कोने में पड़ा है। राजकुमार ने देखा कि कमरे में एक कोने में बंदरिया की खाल और हीरों का वह पट्टा पड़ा था। वह और राजकुमारी दोनों सिंहासन पर बैठे और जब राजकुमारी ने कहा, उठो उठो उठो, तभी सिंहासन हवा में ऊपर उठा और तैरता हुआ उस हाल में पहुंचा जहां अतिथि एकत्र हुए थे। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया। राजकुमार राजा और अतिथियों के आश्चर्य का अनुमान लगाने लगे जो वहां मेहमान के रूप में एक बंदरिया को देखने के लिए पधारे थे। राजा ने अपनी नई पुत्र वधू को अनेक उपहार दिए और जल्द ही पूरे इलाके में लोग राजकुमार और उसकी सुंदर रानी की प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, अगर हम भी असत्य भाषण ना करें और दृढ़ निश्चय रहें, एक वचनधारी रहें तो हम लोगों की कीर्ति में भी चार चांद लग जाएंगे। दोस्तों भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।